हेलो एंड वेलकम टू साइंस ट्रेन। और हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं आजकल वो है सेंटर ऑफ मास एंड कॉलिजन। तो आइए अब मिल के पढ़े और आगे बढ़े। लेक्चर नंबर 3 में हम लोग डिस्कशन करेंगे अब तक जो पढ़े हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चंस का। क्वेश्चन लेने से पहले ये एक छोटी सी बात जो मेरे दिमाग में आई वो ये कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी एक वर्ड आता है। सेंटर ऑफ मास चैप्टर तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का क्या मामला है, थोड़ी सी उसकी चर्चा हो जाए। देखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जैसे सेंटर ऑफ मास में कहते हैं कि वो पॉइंट, बॉडी का वो पॉइंट जहां पर सारे मास अगर एक जगह होते तो वहीं पर होते। ठीक, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ये कहता है कि जो सारा उस पे फोर्स लग रहा है ग्रेविटी की वजह से, अगर वो किसी एक पॉइंट पे लगता तो वहीं पे लगता। ठीक, सारा जो वेट है वो एक जगह है। ध्यान दीजिएगा, सेंटर ऑफ मास में सारा मास उस जगह है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में सारा वेट उस जगह पे है। वेट आप जानते हैं, mg, वेट इज अ फोर्स। तो आप कहेंगे तो फिर ये दोनों में क्या कोई फर्क होता है क्या? तो आमतौर पे जितने भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे होंगे उसमें नहीं, कोई फर्क नहीं होगा। जहां पर सेंटर ऑफ मास है वहीं पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, क्योंकि वही तो m है, तो mg, वहीं पे तो फोर्स लग रहा है। ध्यान दीजिए, तो फिर फर्क कहां पड़ेगा? फर्क वहां पड़ेगा जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड वेरिएबल है, चेंजिंग है। फॉर एग्जाम्पल, कोई इतना बड़ा बॉडी है, अब अर्थ को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। ठीक, किसी ऐसी जगह पे जाइए जिसमें इसकी लंबाई में ही यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ और है, यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ और है। ध्यान दीजिएगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर अलग अलग जगह पे है तो सबको फरिया के, सबको सेट करके एक पॉइंट आएगा जो कहीं पर हो सकता है यहां पे आए। अगर F1 बहुत बड़ा है F2 से, तो ठीक, तो वो यहां पे आए, लेकिन सेंटर ऑफ मास तो यहां आएगा। तो सेंटर ऑफ मास जो है ना, वो फील्ड पे डिपेंड नहीं करेगा, वो उसके शेप और साइज पे डिपेंड करेगा, उसकी डेंसिटी किस प्रकार से वैरी कर रही है इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास फिक्स्ड होगा, चाहे उस बॉडी को आप चांद पे ले जाए तब, इस प्लेनेट पे ही रखे तब, किसी और प्लेनेट पे ले जाए तब, आसमान में कहीं और ले जाए तब। क्लियर, सेंटर ऑफ मास फिक्स होगा, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो चेंज हो सकता है। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड थोड़ी सी दूरी करने पे चेंज हो रहा है, पता चला इसी के बॉडी में एक जगह कुछ और फोर्स लग रहा है, एक जगह कुछ और लग रहा है। ठीक, अब आइए, मैंने बोला ज्यादातर क्वेश्चंस में आप दोनों सेम हो जाएगा, तो ज्यादातर क्वेश्चंस में क्या होगा कि वो अर्थ की बात कर रहे होंगे, अर्थ के सरफेस की बात कर रहे होंगे। तो अर्थ की सरफेस पे जो है आप कोई भी काम कर रहे होंगे तो इस सरफेस के आसपास ही कर रहे होंगे। अगर आपका बॉडी ही है, आप खुद अगर 2 मीटर लंबाई के हैं, ठीक है ना, तो ठीक है, 2 मीटर में क्या ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई फर्क पड़ेगा? अरे 2 किलोमीटर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप ऑलमोस्ट कांस्टेंट ले सकते हैं सरफेस के पास, जब एच हाइट इतना बड़ा हो कि वो रेडियस के मुकाबले कुछ वैल्यू हो इसका, तब आप कहेंगे कि हाँ यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। लेकिन जो भी बॉडीज आप सरफेस पे है उसका जो डायमेंशन है वो रेडियस के सामने नेग्लिजिबल है, इसलिए आप कांस्टेंट फील्ड ही मानेंगे। तो इसी वजह से सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों कोइंसाइड करेगा, एक ही जगह होगा। क्लियर? तो लास्ट में ये बात कि अगर ग्रेविटेशनल फील्ड इस तरह से वेरिएबल है कि बॉडी के एक जगह पे कुछ और, दूसरी जगह पे कुछ और फील्ड है, तब दोनों अलग अलग होंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास। लेकिन अगर ग्रेविटेशनल फील्ड कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट होते हैं। ध्यान रखिएगा। क्लियर? अच्छा, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, किसी बॉडी को आप फ्रीली छोड़ दे बैलेंस करने के लिए,
तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्यादा नीचे रहना चाहेगा, ज्यादा नीचे रहना चाहेगा। क्यों? स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, जो कि हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए ये देखिए, इसी बॉडी को पलट दे, ठीक, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिधर नजदीक होगा, जिधर से, वैसे रुकेगा, ठीक। तो स्टेबिलिटी के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक वर्ड दिया जाता है, अदरवाइज नॉर्मल प्रैक्टिकल पर्पसेस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास दोनों सेम है। चलिए क्वेश्चन लेना शुरू करते हैं। काफी बातें हो गई, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उससे ज्यादा क्या। हाँ, तो हम लोग पढ़े हैं कि एक्स और वाई दिया रहे, एक्स और वाई दिया रहे, ठीक है ना। m1 m2 दिया है, तो कुछ नहीं, जल्दी से सिंपल फॉर्मूला पे। और मैंने कहा कि नीट में सबसे इंपॉर्टेंट यही रहता है कि आप इस लाइन को समझते हैं कि नहीं, कि x अगर निकालना है तो m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अगर ऐसा होता बहुत सारा तो प्लस m3 x3 लाइकवाइज नीचे भी, ठीक। और ये एक वेक्टर इक्वेशन है, तो वेक्टर के हिसाब से ध्यान रखना है आपको, ठीक, यानी प्लस माइनस का ध्यान रखना है। उसी तरह से y जो है m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। जल्दी से कर दीजिए। तो यहाँ पे x और y दोनों निकाल लीजिए। आप चाहते थे तो एक साथ भी निकाल सकते थे दोनों का, क्योंकि वेक्टर के हिसाब से ध्यान रखना रहेगा। एनीवेज, अभी मैंने अलग अलग लिख दिया है, तो आइए देखिए। चलिए, अभी का x क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 हो गया, 2 प्लस में 4 हो गया, और डिवाइडेड बाई दोनों को जोड़ के कितना आया, 3 आया। तो 3/3 इज 1। x में 1 आया, y में देखिए 1 2 हो गया, 4 2 8 हो गया, और डिवाइडेड बाई तो 3 है, 8 2 10/3 10/3, ठीक। तो 1 और 10/3। बढ़ते आगे जल्दी। कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल में कार्बन यहां, तो ऑक्सीजन यहां, ठीक। एनीवेज, आपको ये क्या दिखाई दे रहा है, सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे हैं तो आपको दिखाई दे रहा है 2 मास है और सर्टेन दूरी पे है, और दूरी क्या है, उसका बॉन्ड लेंथ है। तो ये अगर क्या कहते हैं, आप AMU में बताते हैं तो ये 12 है और ये 16 है, ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं ऐसे सोचना है कि ये 12 वाला एक M1 है और ये 16 वाला M2 है, और दोनों सर्टेन डिस्टेंस पे है बॉन्ड लेंथ, जिसको आप R कहिए, D कहिए, व्हाटएवर। सेपरेटेड बाय डिस्टेंस दे रखा है, यानी बॉन्ड लेंथ दे रखा है। आप जानते हो एंगस्ट्रम के ऑर्डर का होता है, तो दिया है। द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास लेना है। आपको पता है 12 और 16 में नजदीक किसके होगा, 16 के। तो ये जिसकी तरफ से बोल रहा होगा हम उसको x बोल देंगे, तो दूसरा वाला d माइनस एक्स हो जाएगा। तो सेंटर मास फ्रॉम द कार्बन एटम, तो कार्बन से कह रहा है, तो लीजिए ये x हो गया, तो ये d माइनस एक्स हो गया। जल्दी से कर दीजिए। m1 r1 बराबर m2 r2, यही ने पढ़ाया है आपको मैंने। तो 12 इंटू एक्स इज इक्वल टू 16 इंटू d माइनस एक्स। तो 12x माइनस 16d माइनस 16x, इधर लाइए तो 16 12 28 x इज इक्वल टू 16d, इसलिए x इज इक्वल टू 16d/28। 16d का वैल्यू कितना दे रहा है, 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 डिवाइडेड बाई 28। तो 4 चौके 16, 4 सत्ते 28, 4.8/7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। देख लीजिए फिर ऑप्शन सब माइनस 10 में ही दे रहा है, तो अच्छी बात है, तब इसका ही खाली आप पॉइंट में कर दीजिए। तो ये 0.7 के आसपास आएगा।
एट द सेंटर ऑफ अर्थ अ बॉडी हैज सेंटर ऑफ मास बट नो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखिए, सेंटर ऑफ मास तो बॉडी के पास हमेशा होगा, अभी थोड़ी देर पहले ही समझाए हैं, आज के लेक्चर की शुरुआत में मैंने इसी की बात की और इस पे क्वेश्चन आ गया अभी। तो सेंटर ऑफ मास तो हमेशा उस बॉडी के पास रहेगा, क्योंकि बॉडी के पास मास है तो सेंटर ऑफ मास भी है। लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफाइन होगा किसके हिसाब से? ग्रेविटेशनल फील्ड के हिसाब से। ठीक, अगर ग्रेविटेशनल फील्ड वेरिएबल है तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग हो सकता है, और अगर कांस्टेंट है तो दोनों एक ही जगह होता है। और अगर जीरो है तब है ही नहीं, तो है ही नहीं, तो आप कहाँ से सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफाइन करेंगे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं डिफाइन कर सकते हैं आप जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड ही नहीं है। ठीक, तो एट द सेंटर ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होता है? तो यहाँ पे फील्ड जीरो होता है, जीरो होता है। ठीक है ना। मैक्सिमम कहाँ पे होता है? तो यहाँ पे मैक्सिमम होता है, और फिर इधर भी घटने लगता है। जब आप ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसका वेरिएशन, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसका एक से वेरिएशन कुछ इस प्रकार होगा। ठीक, सरफेस तक बढ़ता जाएगा, उसके बाद फिर घटेगा, और अंदर में स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा होगा और बाहर में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कवर कर रहा होगा। एनीवेज, हमें सब बस यही पूछा गया है कि ये सच है कि झूठ, तो बिल्कुल सच बात है पहला। ठीक है ना, कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं होगा, क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड ही नहीं है सेंटर पे आप चले गए तो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जीरो एट द सेंटर ऑफ अर्थ। हाँ, और ये कारण भी है, ये कारण भी है। क्वेश्चन नंबर 3 में कभी कभी मैं यहां पे पढ़ूं चमक को कम करने के लिए। 4 ऑल द पार्टिकल्स ऑफ ए बॉडी आर सिचुएटेड। जितने मल्टी पार्टिकल बॉडी है और सब जो है ओरिजिन से आर दूरी पे है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ हो सकता है? तो देखिए, ओरिजिन से आर दूरी पे है सबके सब, मतलब ये यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ सबको आर दूरी पे ही होना होगा। मतलब ये रिंग बना सकता है, रिंग बना सकता है। ठीक, पूरा रिंग बनाए तब, या थोड़ा सा रिंग बनाए तब, क्योंकि वो तो कह नहीं रहा है कितने पार्टिकल्स है, तो हो सकता है इतना ही हो। यहाँ 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 सब जगह मास आपको दिख रहा होगा। तो सेंटर ऑफ मास जो होगा ये ओरिजिन से, अगर एक पार्टिकल था तो मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा जहाँ पार्टिकल था वहीं, उसके बाद जैसे पार्टिकल बढ़ने लगा तो सेंटर ऑफ मास इधर बढ़ने लगेगा, और अगर पूरा गोला आपने बना दिया तो सेंटर ऑफ मास सेंटर पे आ जाएगा, सेंटर पे आ जाएगा। मतलब सेंटर ऑफ मास ज्यादा से ज्यादा आर हो सकता है, नहीं तो उसे कम होना होगा इस दिए हुए सिचुएशन में। क्वेश्चन नंबर 5 में एक बार फिर से पॉइंट मास दे रहा है। रेक्टेंगुलर शीट है, मासलेस है, मतलब आपको बेसिकली 3 पॉइंट मास है, 3 कॉर्नर पे रखे हुए हैं, ये देखना है। हाँ, एक तरफ 1 मीटर है और दूसरी तरफ 1.2 मीटर है। शोन द फिगर सेंटर ऑफ मास विल बी लोकेटेड एट द पॉइंट। कुछ नहीं, एक बार फिर से सीधे एक्स वाई में करना है फटाफट। ये 1 दिया है, ध्यान दीजिए, तो ये 1.2 दिया है। चलिए 1 2 3, चलिए एक्स निकालिए जल्दी। इसका 0 हो जाएगा x, इसका 1.2 हो जाएगा, और उसका मास है 2, तो 2 × 1.2, इसका भी x 0 है, देख लीजिए। y है 1 मीटर, लेकिन x तो 0 है, और डिवाइडेड बाई 2, और ये 1.6 और 2.4 को जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 और 2 6, टोटल मास 6। तो 2.4 डिवाइडेड बाई 6, 0.4। अभी y निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, देख रहे हैं ना, आप ऐसे ही निकाल लेंगे y फिर से, लेकिन यहाँ तो x निकालते ही आंसर आ गया, क्योंकि x में एक ही है जो 0.4 दे रहा है। आगे बढ़ जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं। एक बार फिर से 4 पॉइंट मास दिया है, लेकिन इस बार क्या खेल खेल रहा है,
ये कह रहा है कि नहीं हमारा खाली एक्स कोऑर्डिनेट बताइए क्या होगा, वाई बताइए क्या होगा। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक बात समझे इस क्वेश्चन के थ्रू। देखिएगा गौर करके, यहाँ पे हमने आपको बोला है कि टू बॉडी सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास से, ये सेंटर ऑफ मास अगर है और ये R1 है, ये M1 है और इधर R2 है और इधर M2 है, ठीक है ना। तो M1 R1 बराबर M2 R2, बहुत काम का ये रिलेशन है, ठीक। तो जब हमें इस तरह से देखने के लिए बोले कि खाली x की बात कीजिए, तो हम कहेंगे कि y में जो भी है सबको एक साथ चिपका दिए तो खाली x बचा रह जाएगा। तो बेसिकली इसको टू पार्टिकल सिस्टम में देखेंगे हम लोग, तब देखिए कितना जल्दी ये क्वेश्चन बनेगा, वरना सबका बारी बारी से निकालने लगेंगे आप। देखिए जब x की खाली बात किया है, x में कितना होगा सेंटर ऑफ मास, तो हम क्या करेंगे, y में इन दोनों को मिला के एक मान लेंगे और इन दोनों को मिला के एक मान लेंगे। तो बेसिकली ये क्या होगा, 4 + 1 इधर 5 है और इधर 3 + 2 इधर भी 5 है, ठीक है ना। और तब कहेंगे कि M1 R1 सेंटर ऑफ मास जो होगा उससे M1 R1 बराबर M2 R2, चूंकि M1 और M2 बराबर है इसलिए R1 और R2 बराबर ही होगा, बराबर ही होगा। तो यहाँ पे तो सेंटर पे आएगा, सेंटर पे अभी नहीं बोलेंगे क्योंकि y हमको नहीं पता है, सॉरी, ठीक है ना। x में खाली बीच में आएगा, ये अभी हम बोल सकते हैं, क्लियर। तो इसलिए हम कहेंगे कि x जो है वो बीच में ही आ जाएगा। देख लीजिए, स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब 2 इधर और 2 इधर आ जाएगा। तो ये x का मामला फरी आ गया। जरा y में सोचिए तो जब y पूछ रहा है ना तो x वाले को चिपका देंगे, ठीक। तो 4 3 ऊपर 7 हो गया, एक जगह 7 है और ये 1 2 1 3, एक जगह 3 है। अब बोलिए इसको स्ट्रेट लाइन से जोड़िए और तब कहिएगा कि यहाँ पे R1 R2 स्क्वायर है जिसका साइड 4 सेंटीमीटर है। तो आप एक बार फिर से y में हम लोग ले रहे हैं तो क्या करेंगे, इसको M1 M2 कहेंगे और R1 R2 कहेंगे। तो चूंकि 4 दिया हुआ है तो एक को हम लोग R कह देते हैं, तो एक को 4 - R कह देंगे तो जल्दी से निकलेगा। तो चूंकि ओरिजिन से y कितना है ये पूछा जाएगा तो इसी को R रहने देते हैं, तो इसको 4 - R कर देते हैं और आप कहेंगे 7 × 4 - R = 3 × R। तो 28 - 7R = 3R, ठीक। इसलिए 10R = 28, इसलिए R बराबर 28/10, 28/10 जो कि 2.8 आया। तो सेंटर ऑफ मास का जो है 2.8 y में आया और x में 2 आया, तो 2 और इधर 2.8 लगभग यहाँ आएगा, ठीक। तो ये रहा सेंटर ऑफ मास, इधर में 2.8 और इधर में 2, ये बात। अच्छा, इस क्वेश्चन में हम लोग जब ये इतनी सारी बातें सीख ही रहे हैं तो ये बात भी सीख लीजिए कि इस तरह से कई मासेस दिया हुआ है तो आपको दिखना चाहिए कि जो मास भारी है वो अपनी तरफ खींचता है सेंटर ऑफ मास को। तो 4 और 3 ऊपर बड़े बड़े हैं तो ऊपर खींच के ले गया, ठीक है ना, इस प्रकार से। फिर ऊपर भी जो गया, अगर इधर में ये 4 1 5 हो रहा था, इधर 3 2 5 हो रहा था, तो अगर ये 5 5 नहीं रहता, कोई एक ज्यादा होता तो ऊपर के अलावा फिर उधर खींचा जाता, ये जिधर भारी होता उधर खींचा जाता। कौन? सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे 2.8। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक और बात आपको सिखा रहा है कि जब इस तरह से आप देखना सीख लेते हैं तो वो आपसे सीधे कह सकता है, ध्यान दीजिए, ये सब तो मैंने आपको सिखाया कि पूरा आप सीख लीजिए कैसे कैसे, वो सब ठीक है, लेकिन इसमें ये जो पूछ रहा है ये मत समझिएगा कि पहले इतना बनाएंगे तब ये वाला बनाएंगे। ये तो आप समझ गए कि कैसे दो बॉडी का खेल खेलना है जब एक्स और वाई का कहानी चल रहा हो। तो जहां जहां संभव हो, यहाँ पे देखिए एक्स कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, सेंटर ऑफ मास ऑफ केवल 4
और 2 का पूछ रहा है, तो केवल 4 और 2 का x क्या होगा, तो कहेगा 4 का x 0 है, देखिए ये यहाँ पे है, और 2 का x कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो आप कहेंगे पहले वाले में कि 4x इज इक्वल टू उधर में कितना 2 4 माइनस x, ठीक, m1 r1 m2 r2। और आप कहेंगे 4x इज इक्वल टू 8 माइनस 2x, इसलिए इधर आया 6x हो गया, तो x बराबर 8/6 यानी 4/3। तो किसी भी 2 मास का, 3 मास का, चारों मास का आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये था इस क्वेश्चन में। तो आपके लगभग बेसिक सारे कॉन्सेप्ट को यूज कर लिया इस क्वेश्चन में। तेजी से कैसे बनाना है, तो जिस मास का बात किया सबका एक्स देखिए, वाई देखिए, और 2 बॉडी सिस्टम बनाने की कोशिश कीजिए जहां जहां संभव हो। अगला में देखिएगा, तो पहला करेक्ट हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ 4 2 और 3। इस बार खाली 4 2 और 3 का पूछ रहा है और एक्स पूछ रहा है, ठीक। तो एक्स में 4 का 0, 2 और 3 दोनों का सेम कितना 4 4, ठीक। तो इन दोनों को दोनों को एक साथ चिपका देंगे, 1 बॉडी और 1 बॉडी, ये हो जाएगा। तो अब कहेंगे फिर 4x, ये बी ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन में कहेंगे 4 और वहां से x इज इक्वल टू यहाँ 3 2 5 और वहां से 4 माइनस एक्स, तो 4x 20 माइनस 5x उधर गया 9x, इसलिए x बराबर 20/9। करेक्ट है दूसरा वाला भी। उसी तरह से अब y की बात कर रहा है, तो देख लीजिए 143 y में, ठीक है ना। तो 4 और 3 का y है, सेम y है, 1 तो ओरिजिन पे है, तो 413 का पूछ रहा है, 143 का, ठीक है 143 का। तो आप क्या करेंगे फिर, अब y में चिपका देंगे, 4 और 3 को एक साथ ले लेंगे और 1 को अकेला ले लेंगे। तो इधर से आप कहेंगे ऑप्शन सी में 1 इंटू वाई m1 r1 इज इक्वल टू, वो दोनों जोड़ के 7 इंटू 4 माइनस वाई, y इज इक्वल टू 28 माइनस 7y, उधर गया 8y, इसलिए y इज इक्वल टू 28/8, मतलब 14/4। 14/4 होगा, ये 9/2 दे रहा है, तो गलत हो गया। लास्ट आंसर तो आ चुका है, देखिए वो प्रैक्टिस के तौर पे सब आप एक बार भी कीजिए। 1 kg और 3 kg का कह रहा है कौन, फिर से y, तो 1 और 3 का y कह रहा है, चले तो ऑप्शन डी में देखिए 1 का y, 1 और केवल 3 का पूछ रहा है, इसके साथ जोड़ना नहीं है, तो 3 को m1 कह दीजिए y में, और इस m2 कह दीजिए, इसको m1 कह दीजिए। चलिए, तो 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 3 इंटू 4 माइनस वाई, ठीक। तो y इज इक्वल टू 4×3 = 12 माइनस 3y, उधर गया 4y, इसलिए y इज इक्वल टू 12/4 3। करेक्ट है। तो कई बातें इसमें हम लोग सीखे हैं, जरूरत पड़े तो फिर से इस क्वेश्चन को के वीडियो को पीछे करके सुनेंगे आप। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 7। Center of mass of a proton and an electron related from their respective positions remains at rest। देखिए, इनको ये बात थोड़ा और क्लियर बोलना चाहिए कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच आपस वाला फोर्स लग रहा है। तो अगर पोजीशन चेंज करेगा तो सेंटर ऑफ मास नहीं चेंज होगा, उनके रिलेटिव पोजीशन से कोई मतलब नहीं रहेगा। क्लियर? तो ये थोड़ा सा क्लियर करके इनको लिखना चाहिए था, लेकिन तब भी इसको माना जाएगा, लगभग वैसा ही बात कह रहा है ये कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, ठीक है, तो उनके रिलेटिव पोजीशन से कोई मतलब नहीं है, सेंटर ऑफ मास जहाँ है वहाँ रहेगा, ठीक है, ओके। चलिए, तो करेक्ट हो गया
द सेंटर ऑफ मास रिमेन्स एट रेस्ट इफ नो एक्सटर्नल, हाँ एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहेगा तो रेस्ट में रहेगा, तो बात वही है, लेकिन एसर्शन को थोड़ा, एसर्शन में एक्सटर्नल ऐसा कुछ इंटरनल फोर्स की बात नहीं किया है, खाली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बोल के निकल गया है, और वो चाह रहा है कि आप ध्यान दें कि हम उनके बीच के फोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये बात। अगले क्वेश्चन में ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक, ठीक है ना, ऐसा करके पूछ रहा है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ब्रिक्स शोन इन द फिगर, सबका एक्स लेने के लिए कह रहा है, वाई से कोई मतलब अभी नहीं रहेगा आपको, ठीक, चूंकि आप किसकी ऊंचाई मोटाई दिया भी नहीं है तो खाली आगे भी दिया है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे L/2 पे से अगला शुरू हो रहा है, तो एक बात तो ध्यान रखिएगा, सबका L L L है, तो सबका मिड पॉइंट जो होगा L/2 वहीं पे उसका अपना सेंटर ऑफ मास होगा, अपना अपना सबका उसके बीच में होगा, ठीक है ना। अब देखना है कि कितना एक्स है सभी का, और आप जानते हैं कि जैसे ही वो देखे तो आप कहेंगे m1 x1 लाइकवाइज m2 x2, ऐसा होते जाएगा, और नीचे में टोटल मास कर देंगे, ठीक है ना। चलिए बारी बारी से करना शुरू करते हैं। अब पहला वाला तो L/2 पे ही रहेगा क्योंकि ये ओरिजिन से ही शुरू हो रहा है, तो आप कहेंगे m L/2। दूसरा वाला का लेफ्ट एंड जो है L/2 के बाद शुरू हो रहा है, ठीक है ना, तो इसका मतलब फिर इसका अपना L/2, तो L/2 प्लस L/2, इसका सेंटर ऑफ मास यहां से कहां तक होगा, तो L से होगा, तो m इंटू L प्लस, ठीक है ना। अब अगला वाला देखिए, अगला वाला का ये किनारा, तो यहां तो L/2 आएगा, उसके पहले कितना है, तो L/2 प्लस L/4, ठीक है ना, तो आप कहेंगे m L/2 प्लस L/4 प्लस L/2, L/2 प्लस L/4 प्लस L/2। चौथा का आइए, इसका अपना L/2, उसके अलावा इतना सारा जोड़िए, तो इस बार उसका अपना ही वाला पहले लिख दे रहे हैं L/2, अब प्लस ये L/2 प्लस L/4 प्लस L/6 और डिवाइडेड बाई चारों का मास 4m, ठीक है ना। m से m कटता हुआ दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना, और l का वैल्यू कुछ दे रहा है क्या, नहीं, l का l रहने दिया है ऑप्शन में, तो ठीक है, तो आप l कॉमन बाहर ले लीजिए, m से m कट चुका है और नीचे में 4 है पहले से, ले लीजिए, चलिए ठीक है, m कट चुका है, l बाहर ले लिए, तो 1/2 प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/2, ठीक, देख लीजिए जी, बटा पके जोड़ बनाते जाइए, 1/6। चलिए हम एक कार्य करते हैं, हाफ को पहले जोड़ देते हैं। हाफ कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 हाफ है, तो उसमें से 4 को हम गायब कर देते हैं और 2 कर लेते हैं, ठीक, 2 कर देते हैं। अच्छा, ये 1/4 भी 2 दिख रहा है, तो 5 हाफ है तो 2.5 हुआ, और 1/4 2 है तो वो आधा हो गया, तो 2.5 और आधा कितना हो गया, 3 हो गए, ठीक, और उसमें 1 जोड़ दिए तो 4 हो गए, तो ये हो गया, सब हो गया, हो गया, ये भी हो गया, तो 4 अब प्लस 1/6, डिवाइडेड बाई 4। चलिए अब ये देखिए, 24 प्लस 1 25 बाई 6, नीचे लाइए 6 को, तो 6 चौके 24, 25/24 L आंसर, ठीक है ना। तो इसमें एक कॉमन सेंस यूज करना, ध्यान रखिए कि सबका अपना अपना तो बीच में होगा, उसका लेफ्ट किनारा कितना दूर है वो देखना था, क्योंकि इसमें अदल बदल के दिया हुआ है, L/2 पे है, ये L/4 पे है, और फिगर ऐसे बनाया जैसे लग रहा है हर बार L/2 आगे बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। ये देखिए, ये इतनी दूरी को भी L/6 बता रहा है और उतनी ही दूरी को L/2 बता रहा है, तो फिगर थोड़ा गड़बड़ है, ठीक,
ये कह रहा है कि हम जो लिखे हैं उस पर ध्यान दीजिए कि वो कितना कितना दूर है। ये इंपॉर्टेंट था, नहीं तो गलती हो जाएगा आपसे। केजी का है और lies at the point 1, 2, 3 and center of mass of another system of particles of total mass 3 kg lies at the point -1, 3, -2। ठीक है। 5 केजी का मास किधर रखा जाना चाहिए, 5 केजी का मास किधर रखा जाना चाहिए कि पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास हो वो पहले वाले सिस्टम पे आ जाए। तो पहले वाले सिस्टम का आप निकाल लेंगे पहले, तो पहले वाले सिस्टम का मास सेंटर ऑफ मास ही दे रखा है। अच्छा ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन पहले वाले का है 1, 1, 2, 3 और तीनों सिस्टम का आना है 1, 2, 3 पर ही। ध्यान दीजिएगा, एक उसके बाद 3 केजी का है, एक 5 केजी का है। तो ध्यान दीजिए, कोई सिस्टम पहले से जिसका सेंटर ऑफ मास जहां पे है, मान लीजिए कि वो पॉइंट P1 है, P1 है, तो कोई दूसरा सिस्टम जो कि 3 केजी का है, ठीक है ना, ये P2 पे है, और कोई P3 है, ठीक, वहां पे 5 केजी का है। कह रहा है पहले वाले जगह पे ही सबका आना है, सबका आना है। तो आप क्या करेंगे, आप इन दोनों का निकालेंगे, जो x में वो इसका x होना चाहिए, इन दोनों का निकालेंगे y में, जो आए वो इसका वाला होना चाहिए, तो मैच कर जाएगा, सबका एक जगह आ जाएगा। तो बेसिकली सेंटर ऑफ मास आप निकाल रहे होंगे इन दोनों का, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास जहां पे आना चाहिए, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये चूंकि एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस लिया हुआ है, तो वो कैसे कैसे होगा अरेंजमेंट, वो बात की बात है। अगर सिर्फ एक एक्सिस होता तो ये ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होता, वो बात छोड़िए। अभी कहने का मतलब कि आप इन दोनों का निकालेंगे और इस पर आना चाहिए। ये कितना है, 1, 2, 3, मतलब इन दोनों का सेंटर ऑफ मास जब आप निकालेंगे एक्स में, तो आप कहेंगे 3x1 + 5x2 डिवाइडेड बाई 5, 3, 8, और ये इक्वल टू कितना होना चाहिए, तो कहिएगा 1। देखिए 1 है, 1 है, क्लियर। तो चलिए 1 = 3 केजी का x कितना है, -1 + 5, ये तो निकालना है, यही तो निकालना है कि कहाँ रखा जाए 5 केजी को, ठीक, डिवाइडेड बाई 8। जल्दी जल्दी कीजिए, तो इधर 8, इधर -3 + 5x2, इधर लाइए, तो 8, 3, 11 हो गया, तो x2 बराबर 11/5, 3 या 8, 3, 11/5, x2 आ गया। इसी प्रकार से तुरंत y2 निकाल लेंगे, सब निकाल लेंगे। चलिए लिखिए y = अब डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे हैं जी, 3y1 कितना है, 3, हाँ, प्लस 5y2 डिवाइडेड बाई उन दोनों का जोड़िए था 8, और इस y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो कहिएगा पहले वाला यही कितना, तो 2, तो 8 दूना 16, 16 में से 9 गया 7, इसलिए y2 = 7/5, 7/5, ठीक है ना। So that the entire center of the mass system lies at the center of अब आइए जेड, जेड कितना आना चाहिए, तो 3, तो डायरेक्ट इस बार लिख रहे हैं 3, m1 3 kg, जेड इसका -2 + m2 इतना, और इसका z2 निकालना है, और डिवाइडेड बाई 5, 3, 8, 8, तो 8 3 का 24, और यहाँ पे -6 + 5 z2
इसलिए 5Z2 इज इक्वल टू 28 से 34, इसलिए Z2 इज इक्वल टू 34/5। ठीक है ना। तो X 5 kg वाला जो बॉडी है, सो दैट द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द फर्स्ट सिस्टम, तो 5 kg वाला जो बॉडी है उसको रखना पड़ेगा I में इतना, J में इतना और K में इतना। कोई ऑप्शन ये नहीं है, ध्यान रखिए। क्वेश्चन अच्छा था। क्वेश्चन पढ़िए। 3 आइडेंटिकल स्फेयर्स है, और तीनों को एक ही लाइन पे रखा गया है। तो इसमें कहाँ टाइम लगने वाला है? रेडियस, तो इस विद देयर सेंटर्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन एंड देयर सेंटर्स आर मार्क्ड P, Q एंड R रेस्पेक्टिवली। सेंटर को ही मार्क कर दिया है, डिस्टेंस P ईच। ठीक, 1 2 3 स्ट्रेट लाइन पे है, इसका सेंटर P, ये Q, ये R। ठीक है ना। सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है कि P से कितना दूर है। तो सबसे पहले तो ये देखिए, ये तीनों का सेंटर मास बीच वाले के सेंटर पे आएगा, क्योंकि बीच वाले से इधर भी सिमेट्री एक है, वहीं पे आ जाएगा, इधर से भी आएगा। ठीक है ना। M1R1 बराबर M2R2 हो जाएगा, और दोनों बराबर है तो बराबर हो जाएगा। तो बेसिकली इसका सेंटर ऑफ मास जो है ये Q पर ही है, Q पर ही है। ठीक है ना। तो पूछ रहा है P से कितना दूर है, तो रेडियस अगर R है तो 2R आना चाहिए, 2R आना चाहिए। ठीक, तो ये PQR की भाषा में दे रहा है, रेडियस की भाषा में नहीं दे रहा है, तो देख लीजिए। ठीक है ना। पहला वाला कह रहा है PQ प्लस PR। PQ कितना हो जाएगा? 2R। PR कितना हो जाएगा? 1 2 3 4। QR कितना हो जाएगा? 1 2, तो 4 2 6 2 8, 8/3 रेडियस होना नहीं है। ये देख रहे हैं आप, सेंटर ऑफ मास कितना आना होगा? P से दूरी 2R ही आना होगा। दूसरे वाला में देखिए, तो PQ प्लस PR, PQ कितना हो जाएगा? तो 2R। PR कितना हो जाएगा? तो 1 2 3 4, तो 6/3R बराबर 2R। बिल्कुल सही बात है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11। एक बार फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पढ़िए। सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम n नंबर पार्टिकल्स है इज द वेटेड एवरेज ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द n पार्टिकल्स मेकिंग ऑफ द सिस्टम। ये तो डिफिनेशन ही है। ठीक है ना, कि जो सेंटर ऑफ मास आप लेते हैं, ये समेशन होता है MI RI बाई MK। ठीक है ना, जहां पे I जो है ये 1 से लेके N तक हो सकता है। ठीक है ना। तो एवरेज है सबका M1 R1 M2 R2 सब किए, सबका फिर से डिवाइड किए। ओके, बिल्कुल सही है। कह रहा है द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम इज इंडिपेंडेंट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। हाँ, कोऑर्डिनेट सिस्टम आप कहीं भी चुने, लेकिन उसका जो पोजीशन है वो तो वही रहेगा। ये आप कहाँ से काउंट कर रहे हैं ये आपकी मर्जी। लेकिन कोई बॉडी हम आपके हाथ में दे दे और बोले कि इसका सेंटर ऑफ मास क्या अभी यहाँ है और हम इसको छत पे लेके चले जाए तो कहीं और हो जाएगा। नहीं, इसका तो अपना जो सेंटर ऑफ मास है वो फिक्स है। आप कहाँ से देख रहे हैं वो आपकी मर्जी। करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह सही है। ये क्यों एवरेज है, तो ये डिफिनीशन है, अपनी अपनी जगह सही है। ये देखिए, एक M है, एक 2M है, एक 3M है, एक 4M है। बेसिकली 1 2 3 4 है। ठीक है ना। और सेंटर ऑफ मास जो है वो किधर पड़ेगा? 4 क्षेत्र दिया हुआ है, 1 2 3 4। तो आपको पता है जिधर भारी होगा उधर खींच लेगा। तो 3 और 4 भारी हो रहा है तो ऊपर खींच लेगा, तो ये तो पहले ऊपर घसकेगा। ठीक,
उसके बाद अब x में किधर खसकेगा, तो जिधर भारी है, तो इधर 3 2 5 है, इधर 4 1 5 है, 4 1 5 है, ठीक है ना। तो 4 1 5 और इधर 3 2 5, ऐसे यही है ना, m 2m 3m एंड 4m, सही है। तो x में अगर देखिए, x में देखिए तो 4 1 5 है और इधर 3 2 5 है, तो x में बराबर बराबर का हिस्सा लग रहा है, बराबर बराबर का हिस्सा लग रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये लाइन पर ही पढ़ने जा रहा है। 3 2 5 इधर 5, तो x में बराबर का हिस्सा लग रहा है, लेकिन इधर 4 3 7 है 3 और 2 1 3 है, तो ये ऊपर की तरफ भाग जाएगा, ठीक है ना। तो इस लाइन पर आ रहा है, इस लाइन पर आ रहा है, x में मिड पॉइंट पे ही आ रहा है। तो इन रीजन 1, इन रीजन 2, इन रीजन 3, ये कहना ठीक है? ये कहना ठीक तो नहीं है, क्योंकि रीजन 1 और 2 के बीच में आ रहा है, मिड पॉइंट पे आ रहा है उसके, ऐसा आ रहा है, ठीक है ना। आप निकाल के भी देख सकते हैं। ये देखिए x, अगर इनका साइड आप मान ले, कुछ नहीं दिया हुआ है ना, तो आप साइड r मान लीजिए, r मान लीजिए, या इसको r, इसको r, ये r, ये r, ये सब r, 2r 2r मान लीजिए जी, ताकि आधे करेंगे तो r बच जाएगा। आइए देखिए, ये 1 जो है ये ओरिजिन पे ही है, तो 0 हो गया। वो 2 जो है वो 2r पे है, 2r x में, ये भी कितना पे है, तो 2r पे है, तो कितना है, तो 3 इंटू 2r, जरूरत नहीं था 2r लेने का, कोई बात नहीं, चलिए। और एक बार फिर से ये 0, तो डिवाइडेड बाई 4 3 7 2 9 1 10 10, तो ये देखिए 2 दूना 4r, 3 दूना 6r, डिवाइडेड बाई 10 इज 10r बाई 10, 10 से 10 कट गया r। तो दिख रहा है ना, x कोऑर्डिनेट इन चारों का जो है वो ये बीच में ही आ रहा है, तो x जो है इसी लाइन पे आने जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। और y जो लेंगे वो थोड़ा ऊपर आ जाएगा, r से बड़ा आ जाएगा। चूंकि आंसर कोई नहीं था तो इसलिए अच्छे से वेरीफाई कर लिया हम लोग कि y जो होगा, लिखना शुरू कीजिए, इसका तो 0 होगा, उसका भी 0 होगा, उनका जो y है वो 2r और इनका भी y है 2r, तो जल्दी से 3 दूना 6r हो जाएगा और ये 4 दूना 8r हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई सभी का मास 10। आइए, तो 6 4 दूना 8 6 14, 6r प्लस 8r डिवाइडेड बाई 10, 14r बाई 10, इसलिए 1.4r दिख रहा है। तो इसलिए y जो है ये r से बड़ा आ रहा है, 2r से छोटा आ रहा है, मतलब इसी पॉइंट पे पड़ रहा है कहीं पे, ये रहा सेंटर ऑफ मास। तो ये किसी रीजन के अंदर तो नहीं है, अंदर तो नहीं है, इसलिए हम कहेंगे इसका आंसर ये नहीं है। और आप कहेंगे ऑन द लाइन, बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑन द लाइन डिवाइडिंग 1 and 2 रीजन। एक और 2 रीजन को जो लाइन डिवाइड कर रहा है ना, उस लाइन पर पड़ रहा है ये, 3 और 4 वाले पे नहीं, क्योंकि वो सेंटर से ऊपर चला गया है। बहुत बढ़िया, तो करेक्ट कर दिया हम लोग। 5वां ऑप्शन इसको कह दे हम लोग ई, और ई ही करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट पढ़िए, लीनियर डेंसिटी ऑफ रॉड ऑफ लेंथ L वेरीज एज लैम्डा इतना इतना, ठीक है, where x is the distance from the one of the agent, the position of the center of mass will be, ठीक है। तो देखिए, अगर डेंसिटी वेरिएबल हो रहा हो तो आप सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, तो x dm by dm और इंटीग्रेशन इनका
जीरो से लेके एल तक, अगर एल लेंथ है तो, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो डीएम जो छोटा सा डीएक्स काटेंगे उसका क्या कितना डीएम आएगा पहले वो देखा जाए, ठीक है ना। ये रॉड है, आपने डीएक्स काटा एक्स दूरी पे, इसका जो मास आया ना वो कितना आया, तो आप पहले कहेंगे कि लीनियर डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट लेंथ, एक ही बात है दोनों, वो लेमडा है। तो पर यूनिट लेंथ इतना है, तो इसलिए दिए हुए लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मास हो जाएगा। देयरफॉर डीएम इज इक्वल टू इसका लेंथ dx और वो इंटू लेमडा, तो a प्लस बी एक्स, ठीक है ना। तो इसलिए a dx प्लस बी एक्स dx, ये हुआ dm। ध्यान रखेंगे, इसको हम लोग यूज करने जा रहे हैं इधर। चलिए, ऊपर में x dm करने जा रहे हैं, तो सीधे मल्टीप्लाई करें, जगह कम यूज होगा। x को dm से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो a x dx प्लस बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा dx ऊपर में, और नीचे में जो है a dx प्लस बी एक्स dx, सबका इंटीग्रेशन, ठीक है ना। चलिए, एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर बाई टू, तो आप कहेंगे ए एल स्क्वायर बाई टू, जो भी लेंथ है, कैपिटल एल है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने छोटा एल लिख दिया तो वेरीज इतना इतना इतना, ठीक है ना। बगल में एक्स क्यूब, तो इसलिए एल क्यूब बाई थ्री डिवाइडेड बाई नीचे ए, सिर्फ डी एक्स से इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स आएगा तो इसलिए एल, ठीक जा रहे हैं, प्लस बी एक्स डी एक्स, तो बी एल स्क्वायर बाई टू, ठीक। एल का वैल्यू कुछ दे रहा है क्या, एल रहने दे रहा है तो ठीक है, आप भी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो एक एक एल सब जगह से काट दीजिए, कॉमन ले लेके। तो ऊपर में ए एल बाई टू, बी एल स्क्वायर बाई थ्री, नीचे में ए प्लस बी एल बाई टू, ठीक। कुछ और कॉमन लेना चाहते हैं ले लीजिए, ऑप्शन देख रहे हो कि वो एल कॉमन लिए हुआ है, बाहर ले लीजिए, ले लीजिए बाहर। तो एल को अगर बाहर हमने ले लिया तो एल को बाहर ले लिए तो अंदर में वन बाई ए बाई टू प्लस बी एल बाई थ्री, और नीचे में ए प्लस बी एल बाई टू, एल बाई टू, ठीक। कुछ और सजा हो जा रहा है तो कर दीजिए, आप भी एलसीएम लीजिए और काम कीजिए, क्या कीजिएगा, ये डायरेक्ट उसमें आंसर नहीं दे रहा है तो आप भी एलसीएम लीजिए, सॉल्व कर लेंगे इसको जल्दी जल्दी। तीन दूना छः, थ्री ए अब प्लस तीन दूना छः टू बी एल, और नीचे में रहा टू ए प्लस बी एल अब बाई टू, ये टू से इसको काटिए तो थ्री हुआ, थ्री हुआ, और ये उसके ऊपर चला जाएगा, ये इसके नीचे, इसे काटा, नीचे वाला तो कट ही गया तो ऊपर कहाँ से जाएगा। चलिए, तो थ्री ए, एल पहले से बाहर चल रहा है, ध्यान रखिएगा, तो थ्री ए प्लस टू बी एल
और नीचे में 3 आ गया, और नीचे में इधर से पहले से क्या है 2a प्लस bl। बाप रे, थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको ये थोड़ा कैसे कहिएगा, मतलब ठीक है थोड़ा थोड़ा करते करते भारी करा दिया बिना काम के। ये रहा, देख लीजिए l/3 के साथ 3a प्लस 2bl, 2a प्लस bl, सही है। चलिए हम लोग बिल्कुल जो निकाले हैं कैलकुलेशन में कहीं कोई मिस्टेक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए एक बार फिर से। असर्शन रीजन है, सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग 2 पार्टिकल। जल्दी आगे बढ़ जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन हो गया। बीइंग क्लोजर टू द हेवियर पार्टिकल, जाहिर सी बात है 2 ही मास का रहेगा तो उसी लाइन पे पड़ेगा सेंटर ऑफ मास, और जो भारी रहेगा उसके पास चला जाएगा, तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। रीजन में कह रहा है कि द पोजिशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम इज इंडिपेंडेंट ऑफ कोऑर्डिनेट। हाँ ये भी सही बात है, आप कौन सा कोऑर्डिनेट से देख रहे हैं, कहाँ से, किस फ्रेम से देख रहे हैं, वो आपकी मर्जी। सेंटर ऑफ मास तो फिक्स होता है, लेकिन ये दोनों में एक्सप्लेनेशन का तो कोई मामला नहीं है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन का कोई मामला नहीं है। नेक्स्ट पे बढ़ जाए। 3 रॉड है, तुरंत इस बात को देखिए, क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान रखिए, सेम मास बोला तो उसको घेर दीजिए या अंडरलाइन कर दीजिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि देखिए ना अभी इस फिगर में कह रहा है सेम मास, और आपको दिख रहा होगा कि ये लेंथ और ये लेंथ सेम हो सकता है, लेकिन फिर ये कैसे सेम हो सकता है, तो लेंथ अलग अलग है लेकिन कह रहा है नहीं मास सेम है, तो ठीक है तब कोई दिक्कत नहीं। और ये तो दोनों एक साथ कह ही रहा है कि सेम है, ये ए लेंथ है ये ए लेंथ है, ठीक है, तो ये आपको दिखना चाहिए √a है, ठीक, a√2 है। कह रहा है सबका मास सेम है, ध्यान रखिएगा, जबकि लेंथ तीसरे का अलग हो गया। व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो देखिए हर रड का अपना उसके बीच में होता है, मतलब a/2 पे ये रहेगा, a/2 पे ये रहेगा, a/2 पे ये रहेगा, इसका अपना, इसका कहाँ पे होगा, इसका कहाँ पे होगा, तो इसका जो x होगा, क्योंकि इसके बीच का लेना है तो इसका x आएगा a/2 पे, यहीं पे, इसका y कितना आएगा तो a/2 पे आएगा, आना ही होगा। आप कहेंगे सर वो कैसे पता चला, तो देखिए रॉड को आप किसी भी एंगल पे रखें, उसका आधा लेंगे तो इसका भी आधा हो जाएगा, इसका भी आधा हो जाएगा, ऑलवेज, ठीक है ना। तो इसका a/2 x में और y में, इसका सिर्फ x में और इसका सिर्फ y में, क्लियर। अब चलिए तीनों का निकालना शुरू कीजिए, तीनों का x कहेंगे, चलिए किसको 1 2 3 कहा जाए, हम इधर से शुरू करते हैं, एंटी-क्लॉकवाइज अक्सर रिवाज रहा है, तो m a/2 x हुआ इसका, उसका x कितना है तो वो भी m a/2, इसका x कितना है तो 0, और डिवाइडेड विद तीनों का मास 3m, m से m काटिए, a/2 प्लस a/2 बाई 3, a/2 और a/2 को जोड़ेंगे तो a हो जाएगा, तो a/3 ही बच जाएगा। y m1 जिसको माने हैं उसका y 0 है, उसका y a/2 है, आने जा रहा है सेम, आपको पता है, जल्दी करते हैं, m से m काटेंगे, ये भी a/3 ही आएगा। यूनिफॉर्म वायर है, लेंथ वी शेप्ड में इसको ऐसे मोड़ दिया गया है, शोन इन द फिगर द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम दी वर्टेक्सिस, वर्टेक्सिस कहते हैं जहां पे दोनों लाइन आके मिल रहे हैं, यहां से डिस्टेंस पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिए आप जब इधर बढ़ रहे हैं तो और इधर बढ़ रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास पहले सब जब यहाँ थे तो यहाँ था इनका, इधर ये जितना बढ़े हैं उतना ही इधर बढ़े, इसलिए सेंटर ऑफ हमेशा बीच में रहेगा। अगर ये कोई पॉइंट मास होता तब ये बीच में ही ये बढ़ते जाता और ये बीच में ही इसका सेंटर ऑफ मास बढ़ता है ऐसे, क्लियर, क्योंकि वो तो हमेशा बीच में होता। एनीवेज ये रॉड है, तो रॉड है तो पहले तो रॉड L था तो ऐसे मोड़ा गया तो ये L/2 हुआ, तो ये भी L/2 हुआ, और फिर अब ये ऐसे बिहेव कर रहा है, मान लीजिए हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है तो हम अपने आसानी के लिए क्या करेंगे कि इसको एक अलग रॉड है, इसको एक अलग रॉड मान लिए, ठीक है बाबा, तो इसका इसके बीच में आया, ध्यान रखिएगा, ये अब इसका मास पूरे रॉड का आधा है, ध्यान रखिएगा,
ठीक, तो पूरे रड का मास आधा है, L/2 था तो इधर M/2 भी हो गया, L/2 था तो M/2 भी हो गया। लेकिन ये वाला दूरी अब कितना हुआ, यहाँ से वर्टेक्स से पूछ रहा है, सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ पे आने जा रहा है, इधर का यहाँ, इधर का यहाँ सेंटर ऑफ मास, तब दोनों का मिला के सेंटर ऑफ मास ये रहा, ये रहा, यहाँ है, ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि इतना cos 30 डिग्री देख रहे हैं ना, 60 का आधा आधा किए, इतना cos 30, तो इधर से भी इतना cos 30, तो यही वाला दूरी तब पूछ रहा है कितना पे होगा। तब किधरों से वो cos 30 कीजिए, काम खत्म कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा L/4। तो इसलिए आप कहेंगे सेंटर ऑफ मास इज एट L/4 cos 30। cos 30 का वैल्यू आता है √3/2, इसलिए L √3/8। आंसर आप कहेंगे सर ये शॉर्टकट से बनाना है क्या? नहीं, ये समझने वाली बात थी इसलिए ऐसे कर दिए। आप कहें नहीं सर हम नियम से बनाएंगे, तो ठीक है नियम से बनाइए। वर्टेक्स से कितना दूर है, तो इसका अपना सेंटर ऑफ मास यहाँ लीजिए, ठीक, इसका x और इसका y देखिए, ठीक, क्योंकि ये L/4 आपको पता चल गया, तो इधर L cos थीटा तो इधर L sin थीटा, L/4 cos थीटा, L/4 sin थीटा, तो सबका x सबका y आपको पता है, इसका भी और इसका भी, प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए, और आप बारी बारी से x और y निकाल लीजिए। लेकिन चूंकि इस तरह की सिमेट्री जहां जहां दिखे तो सिमेट्री का यूज करना है, ये समझदारी की बात है, और एग्जाम वाला आपसे एक्सपेक्ट करता है कि हाँ आप ऐसे सोचे, ऐसे सोचे। पॉइंट मासेस है M1 M2। The rod is to be set rotating about an axis perpendicular to it. The position of the point P on this rod through which the axis should pass, so that the work required to rotate the rod minimum work, मतलब एनर्जी वाला मामला आ गया, required to rotate the rod minimum angular velocity omega is minimum, ठीक है ना। तो बेसिकली इसमें सेंटर ऑफ मास से अगला कंसेप्ट आ गया। ये अच्छा होता अगर इसको पूछा जाता रोटेशनल मैकेनिक्स में, तो लेकिन ठीक है पूछ दिया तो एक बात आ जाए। मिनिमम वर्क का मतलब ये हुआ कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होना चाहिए, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये मिनिमम होता है, ठीक है ना, जब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ से देखा जाता है, एक्सिस कहाँ से पास करता है, सेंटर ऑफ मास से। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम, तो उसको रोटेट करना सबसे आसान, उसको एंगुलर वेलोसिटी देना सबसे आसान, तो वर्क कम से कम किया गया, मिनिमम वर्क में वो रोटेशन आ गया, ठीक, जो ओमेगा चाहिए था आपको मिल गया। तो कुछ नहीं, सेंटर ऑफ मास निकालना था, कुछ नहीं करना है। तो कह रहा है एक्स का वैल्यू बताइए, तो कुछ नहीं, कहानी तो वही हो गया, खाली यहाँ का बात अलग था, बात वही हो गया। M1x इज इक्वल टू M2L माइनस एक्स, M1x बराबर M2L माइनस M2x, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास अगर वही है तो x का वैल्यू जल्दी बता दीजिए, x को एक साथ लाइए इधर जल्दी, M1x प्लस M2x हो जाएगा, ठीक है। तो x को मैं बाहर ले लूँगा, M1 M2 कर देंगे, x इज इक्वल टू M2L, इसलिए x इज इक्वल टू M2L डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ठीक। फिगर में यूनिफॉर्म रॉड का सिस्टम सब है, ठीक है बाबा, लेंथ एक 2L है, एक L है। देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ रॉड्स, आगे बढ़ जाए जल्दी से, चल। इसका अपना इसके बीच में होगा मतलब L पे होगा, इसका अपना इसके बीच में होगा मतलब L/2 पे होगा।
ठीक है ना। अब देखिए, टू यूनिफॉर्म रॉड्स ऑफ लेंथ एज इंडिकेटेड। रॉड जब यूनिफॉर्म दे दिया तो ध्यान रखिएगा, रॉड का लंबाई दोगुना तो मास दोगुना, ठीक। तो इसलिए मास भी ये 2m होगा और ये मास भी m होगा। क्लियर। तो चलिए x लिखिए, x लिखिए। पहले वाले का x कितना है तो l/2 पे है, तो m इंटू l/2। दूसरे वाले का 0 है, और डिवाइडेड बाई दोनों का मास जोड़िए तो 3m। ठीक, m से कट गया l/2 l/6। ठीक, y। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात था कि गलती से तेजी से आप दोनों रॉड का मास सेम ना ले ले। यूनिफॉर्म रॉड्स लिख के ये इशारा कर रहा है कि रॉड की लंबाई के हिसाब से मास लेना है आपको। आइए y लेना है, तो इसका y तो 0 है जी, इसका y है कितना, l है, तो इसका मास है 2m, y है l, और नीचे तो दोनों का मास जोड़ के ही 3m करना है। m से m काटिए 2l/3। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा ना हो जाए, इसलिए हम लोग इसको रोकेंगे, इस पार्ट को यहीं पे, और फिर अदर क्वेश्चंस को के लिए एक और वीडियो में ले लेंगे। ठीक है, पार्ट वाइज पढ़ने में ज़्यादा मन लगता है। ठीक है, तो आज इजाज़त दीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।